नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अगले हफ्ते की तैयारी में। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुतकर। ये हफ्ता बाजार के लिए काफ़ी ठीक ठाक रहा। 17,700 के पास जाकर हम लोग काफ़ी हद तक बंद हुए हैं। 1.5% तक की तेज़ी तो इस बार निफ्टी में देखने को मिली। हमने देखा रिकवरी जो है वो शुरुआत से ही आ गई थी, सोमवार के सेशन से ही। उसके बाद धीरे धीरे बाजार बढ़ते बढ़ते 17,700 के पास जाकर बंद हुए। बैंक निफ्टी जो है वो 6 महीने के बाद 39,000 के लेवल पर जाकर टिका है इस हफ्ते, और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कई बड़े बैंकों में देखने को मिला है। आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स जो है वो तो नए रिकॉर्ड स्तरों की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, ये सारे बैंकों में अच्छा परफॉर्मेंस इस हफ्ते देखने को मिला है। हमने देखा कि जो दबाव देखने को मिला ब्रॉडली, उसमें कई फार्मा स्टॉक्स थे जहां पर कमजोरी देखने को मिल रही थी, और कुछ और छोटे मझोले स्टॉक्स जहां पर बाजार में हमने कमजोरी देखी। हमने देखा पूरे हफ्ते में करीब डीवीज लैब कुछ कमजोर रहा, अपोलो हॉस्पिटल पर दबाव था। आईटी एक ऐसा स्पेस था जो इस हफ्ते अप्स एंड डाउन्स दिखा रहा था। बीच में दो एक दिन ऐसे रहे जहां पर तेजी अच्छी देखने को मिल रही थी, लेकिन इन्फोसिस जैसा स्टॉक जो है वो दबाव के साथ ही बंद हुआ है। पूरे हफ्ते में अगर हम मिड कैप स्पेस की बात करें, वहां पर हमने देखा कुछ स्टॉक ऐसे थे जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे। जोमैटो में अच्छी तेजी पूरे हफ्ते देखने को मिली। उसके अलावा भारत फोर्ज, टाटा एलेक्सी जैसे स्टॉक्स हैं जो मिड कैप स्पेस में अच्छी तेजी दिखा चुके हैं यहाँ पर। लेकिन पूरे हफ्ते और किस तरह से हमने देखा बाजार में मूवमेंट रहा, कौन कौन से इंडेक्सेस ने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया, पूरे हफ्ते का लेखा जोखा लेकर हाजिर है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। सीधा चलते हैं उनके पास। बताइए डिम्पी, इस हफ्ते किस तरह परफॉर्मेंस दिया बाजार ने? ये हफ्ता बहुत ही शानदार था, लेकिन ये हफ्ता शानदार उन लोगों के लिए जिनके पास बैंक के शेयर थे या बैंक निफ्टी के शेयर्स थे, या बैंक निफ्टी था एक्चुअली। हालांकि निफ्टी में भी अच्छा रिटर्न आया, करीब 1 से 1.25% तक का। ये अपनी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस समय निफ्टी का ये वीकली रिटर्न आपकी स्क्रीन पर है। करीब 1.25% तक का रिटर्न यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखा है। इसके अलावा अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप की कैटेगरी में चले जाएंगे, अगर आप छोटे मझोले शेयर्स में काम करते हैं, तो वहाँ पर भी परसेंटेज में रिटर्न करीब 1% से ज़्यादा का ही है। यानी कि गेन आपके पास आया ही है इस पूरे हफ्ते के अंदर। लेकिन सबसे ज़्यादा मजा, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, वो था बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर परसेंटेज में गेन करीब 2.5% से ज़्यादा का था, यानी कि निफ्टी से 2 गुना का रिटर्न आपको स्क्रीन पर दिखा। ये कुछ हमने सेक्टर्स भी आपके लिए निकाल दिए हैं, जहां पे आप बढ़ने वाले सेक्टर्स आपकी स्क्रीन पर आए हैं। जहां पर आप देखेंगे मेटल्स ने पुल बैक कर काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया, 4.5% तक का रिटर्न दिया। एनर्जी के अंदर रिलायंस की वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, गैस की वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। ये पूरे हफ्ते चले हैं, तो इसलिए आज एनर्जी के अंदर आपको अच्छी बढ़त दिखेगी। इसके अलावा आप ऑटो सेक्टर्स के अंदर भी रुक रुक के खरीदारी आई, लेकिन ये भी 1% रिटर्न देने में कामयाब होगा हफ्ते भर के अंदर। अब आ जाते हैं सेक्टर के हिसाब से कौन से कमजोर सेक्टर से जो नहीं चले। मीडिया, उसमें जी एंटरटेनमेंट की वेटेज अच्छी है, नंबर्स अभी आए नहीं, ठीक उससे पहले कमजोर है, तो मीडिया कमजोर हुआ है। एफएमसीजी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। फार्मास्यूटिकल्स अभी चल नहीं रहा, पूरा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लेकिन इसने गिरावट को थोड़ा कम किया है। पिछले हफ्ते थोड़ी ज्यादा गिरावट थी, इस बार 0.7% की है। तो ये आपके देखें सेक्टर्स। अब आते हैं सीधा सीधा शेयर्स पे कि शेयर्स कौन कौन से चले हैं। अगर आप गेन के हिसाब से देखेंगे तो आपको मेटल्स जो सबसे तेजी से चला था, उसका मेजर कंपोनेंट है हिंडाल्को, वो 6%। कोल इंडिया भी एक्चुअली मेटल के अंदर ही गिनते हैं, वो भी 6% चला। यूपीएल के अंदर 6% और बजाज फिनसर्व करीब 4.5% का हफ्ते भर का रिटर्न देने में कामयाब हुआ। अब आते हैं लूजर्स में। डिविस लैब के नंबर्स खराब थे, उससे पहले भी कमजोर था, नंबर्स के बाद भी कमजोर हुआ, और उसने करीब 4.5% का। अदानी पोर्ट, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे शेयर्स भी नहीं चल पाए, इनका परसेंटेज में रिटर्न करीब 3% का नेगेटिव हमको बनता हुआ दिखा है। तो ये कुछ एक मार्केट का हाल था जो हमने आपके सामने रखा, लेकिन कुल मिला के ये हफ्ता बाजार के लिए काफी ठीक रहा, खासकर बैंकिंग स्टॉक्स या बैंक निफ्टी वालों के लिए। खासकर बैंकिंग स्टॉक्स और जिनके पास बैंक निफ्टी था उनके लिए ये हफ्ता काफ़ी हद तक अच्छा रहा है। निफ्टी में हमने देखा 1.5% तक की, 1.5-2% तक की बढ़त देखने को मिली है ब्रॉडली। चलिए अगले हफ्ते बाजार के लिए क्या ट्रिगर्स सबसे महत्वपूर्ण है जो आपको देखने चाहिए, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में वही आपको बता देते हैं। मेरी सहयोगी वामाक्षी भी जुड़ गई है मेरे साथ। वामाक्षी, बताइए अगले हफ्ते कौन कौन सी चीज़ों पर, कौन कौन से बड़े इवेंट्स पर नज़र रखने की ज़रूरत है? आइए देखते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर आपकी नज़र बने रहनी चाहिए अगले वीक के ट्रेडिंग सेशन के लिए। शुरुआत करते हैं हम डोमेस्टिक फ्रंट पर कौन से क्यूज़ है वो देख लेते हैं। तो अगस्त 15 को इंडियन मार्केट्स बंद रहने वाले हैं इंडिपेंडेंस डे के चलते, और उसी के बाद अगस्त 16 को होलसेल प्राइसेस का डेटा आने वाला है, तो इस पर नज़र बनाए रखिएगा। खैर ये तो हो गए डोमेस्टिक क्यूज़। अब बात करते हैं कुछ ग्लोबल क्यूज़ की। तो FOMC मिनट्स रिलीज़ होने वाले हैं
अगस्त 17 को उसके ठीक एक दिन बाद इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स भी आने की उम्मीद करी जा रही है। यूके की जॉबलेस क्लेम्स और सीपीआई डेटा भी एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक क्यू है ट्रैक करने के लिए। इसके अलावा यूरोजोन, चाइना और जापान, ये तीनों ही जोग्राफिकल एरिया से हम जीडीपी के नंबर्स आते हुए देखेंगे। इसके अलावा फोकस करते हैं कुछ ग्लोबल अर्निंग्स पर। तो सऊदी अरामको अपने Q2 के नंबर्स रिलीज़ करने वाले हैं और अगले हफ्ते टेंसेंट अगस्त 17 को अपने नंबर्स रखने वाले हैं। तो ये थे ग्लोबल अर्निंग्स जिस पर आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात कर लेते हैं। तो EIA क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट अगस्त 17 को आने वाला है और श्रीलंका का अगस्त मॉनेटरी पॉलिसी आखिर में फोकस करेगा। इसका जो डिसीजन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ट्रैक करने को और ये आएगा अगस्त 18 को। तो ये थे सारे फैक्टर्स जिस पर आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए अगले हफ्ते के ट्रेडिंग सेशन के लिए। वामाक्षी, तो ये सारे इवेंट्स हैं जिन पर आपको नज़र रखनी चाहिए। अगला हफ्ता डेटा के हिसाब से काफ़ी अहम दिखाई दे रहा है और बीते पूरे हफ्ते में हमने कई बाजार के एक्सपर्ट से बातचीत की। दूसरे बाजारों के मुकाबले भारत की स्थिति क्या है, इकोनॉमी में ग्रोथ और अर्निंग्स को लेकर क्या नज़रिया है, इस पर मिराय एसेट ग्लोबल के CIO राहुल चड्ढा से खास बातचीत की है मेरे सहयोगी अजय शर्मा ने। आइए सुनाते हैं उसका एक हिस्सा। अगर लास्ट 1-2 मंथ्स में देखें, चाइना की जो जीरो कोविड पॉलिसी हुई है, यूएस चाइना में थोड़ी टेंशंस इंक्रीज हुई हैं एंड मार्केट्स लाइक कोरिया, ताइवान हैव गॉट इंपैक्टेड क्योंकि ग्लोबली थोड़ी ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है। और उसके सामने अगर इंडियन रिजल्ट्स देखें हम, तो काफी अच्छे रिजल्ट्स आए थे फाइनेंशियल्स के, कंज्यूमर्स के। और मोर इम्पोर्टेंटली इंडिया के लिए जो कंसर्न था वो मई जून में जो कंसर्न था वो ये था कि ऑयल शायद 150 चला जाएगा, 175 चला जाएगा और वो हमारी वनरेबिलिटी है एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर। तो उसके रहते हुए FIs वर आल्सो बिट वरीड कि रुपी का क्या होगा। बट अगर हम लास्ट 3-4 मंथ्स देखें तो रुपीज काइंड ऑफ एन डन वेल कंपेयर टू अदर करेंसीज। ये डॉलर स्ट्रेंथ का टाइम है तो सब करेंसीज वीक हुई हैं, बट अभी तक रुपी ने अच्छा किया। और मोर इम्पोर्टेंटली ऑयल जो कि ग्लोबल ग्रोथ कंसर्न्स पे वापस बिलो 100 हो गया है, that gives comfort for macroeconomic stability, that gives comfort for rupee। और उसके रहते हुए FIs have kind of started adding exposure। और इंडिया में भी वैल्यूएशंस थोड़ी अट्रैक्टिव भी हुई हैं, थोड़ा टाइम करेक्शन के साथ में, थोड़ा अर्निंग्स ग्रोथ के साथ में। और ग्रोथ नेम्स देखे जैसे जोमेटो वगैरह है, these names corrected close to 50-60% from the highs, तो वहाँ वैल्यूएशन भी अच्छी हुई हैं। राहुल, अभी हम लोग की बात हो रही थी कि आप एक ट्रिप लेके गए अभी इंडिया से, जहाँ पे आपने सारे स्टेक होल्डर्स से मुलाकात की, अपनी पोर्टफोलियो कंपनी से, पॉलिसी मेकर्स वगैरह, चैनल चेक्स किए। कुछ अपनी इंसाइट्स अगर आप शेयर करें जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट अप्रोच इस समय शेप हो रही है। या नो क्लियरली अजय, अगेन अगर किसी भी स्टोरी को, किसी भी इकोनॉमी को हम लोग 3 साल के लिए देखते हैं तो इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी है जो क्या आ रही है। क्योंकि अगर हम पॉलिसी मेकर्स की तरफ देखें तो उनकी प्रायोरिटीज बहुत क्लियर है और वो प्रायोरिटीज हैं टू एनहांस द कम्पिटिटिवनेस ऑफ द इकोनॉमी, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी इन द इकोनॉमी। इसके रहते हुए जो डिजिटाइजेशन के इनिशिएटिव्स हुए, UPI, UID, इसके बाद बाकी जो डिजिटल स्किल स्टैक आ रहा है, दैट इज वेरी पॉजिटिव। टैक्स कलेक्शंस हैव सरप्राइज्ड वेरी पॉजिटिवली और टैक्स कलेक्शंस करती रहेंगे ये काम, क्योंकि ये जो डिजिटाइजेशन इकोनॉमी की हो रही है, व्हाट दैट रिजल्ट्स इज इन बेटर काइंड ऑफ एन टैक्स टू GDP रेशियोज। और गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज भी क्लियर है कि जितनी इंक्रीमेंटल टैक्स कलेक्शंस हैं, दे वांट टू डिप्लॉय दैट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर रोल आउट। तो उसके रहते हुए ये होगा कि we'll continue to be surprised by the economic growth। एक इकोनॉमी में resilience रहेगी और जो ग्रोथ का फ्लो रहेगा that would be much higher। and in today's world देखिए हर इकोनॉमीज के साथ चैलेंज है। शायद US ही एक अकेली और इकलौती ऐसी इकोनॉमी होगी जहाँ पे एनर्जी सिक्योरिटी भी है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट साइकिल भी फ्रेश है। बाकी यूरोप में भी चैलेंजेस हैं, चाइना में भी काफी डेट है और ये जीरो कोविड की वजह से चैलेंजेस है। So each of the economies in the world has its own set of challenges, and that's where India, despite its lack of energy security or despite the high trade deficit, stands out। क्योंकि गवर्नमेंट जो कर रही है वो काफी अच्छा काम कर रही है और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी देखें तो काफी कॉन्फिडेंस है कि हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज में लोगों को मिले थे, तो सबका आइडिया यही है कि वी हैव टू ग्रो फॉर नेक्स्ट 3-4 years। कंज्यूमर भी काफी कॉन्फिडेंट है, दैट कम्स आउट इन द स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर डेटा पॉइंट्स, इन द स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन नंबर्स। सो आई थिंक व्हाट वुड हैपन इज ग्रोथ थोड़ी सी स्लो डाउन होगी, बट रिलेटिवली कंपेयर टू अदर इकोनॉमीज अक्रॉस द रीजन एंड इन द वर्ल्ड वी विल कंटिन्यू टू डू दैट।
और मार्सिलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सौरभ मुखर्जी का कहना है कि बेहतर रिटर्न के लिए निवेशकों को फार्मा शेयरों पर नजर रखनी चाहिए। खासकर डीवीज लैब जैसे शेयरों से अच्छा रिटर्न संभव है। साथ ही टॉप क्वालिटी लेंडर्स के जरिए कैपेक्स में भी निवेश किया जा सकता है। कोई भी सेक्टर आप ले लो, फार्मा हो या आईटी हो या एफएमसीजी हो, हर एक सेक्टर में एक या दो महारथी स्टॉक होते हैं, उनको हम कंसिस्टेंट कंपाउंडर या लिटिल चैम्प्स बोलते हैं, और बाकी स्टॉक थोड़े से सहमे हुए से होते हैं। प्रमोटर जी में उतना शायद दम नहीं होता, मैनेजमेंट टीम में उतना शायद दम नहीं होता। तो फार्मा भी उसी प्रकार का सेक्टर है। हमारे पोर्टफोलियो में काफी सालों से डिवीज लैब एक बड़ा हिस्सा रहा है, रहेगा। डिवीज लैब की अर्निंग्स प्रदर्शन शानदार रही है लास्ट 2-3 साल में। अब मार्केट में कुछ लोग आशंका रेज करते हैं कि कोविड के बाद डिवीज लैब का परफॉर्मेंस ठप हो जाएगा। हमको वैसी कोई आशंका नहीं है। सो हमारा जो फार्मा में डिवीज लैब का होल्डिंग है बिल्कुल बरकरार है, लेके बैठे हैं। इनफैक्ट अर्लियर दिस वीक हम हैदराबाद गए थे एक और फार्मा कंपनी में। हमारा जो दवा के ऑन द ग्राउंड रिसर्च होता है वो करने हमारे एनालिस्ट और मैं मिलकर हैदराबाद का दौरा करके आए। तो जहां तक हमको नजर आ रहा है कि इंडिया में जो बाहुबली फार्मा कंपनी, बाहुबली मतलब क्या, किसी भी सेक्टर में बाहुबली मतलब क्लीन प्रमोटर, अकलमंद प्रमोटर, अकलमंद जो अकलमंदी से कैपिटल एलोकेशन करे। और तीसरी चीज बाहुबली का तो तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक हम सीख करते हैं, डोमिनेंट प्रमोटर, जबरदस्त प्राइसिंग पावर, हाई रिटर्न ऑन कैपिटल, 30-40% रिटर्न ऑन कैपिटल, और भरपूर ग्रोथ आपके मेरे लिए एज शेयर होल्डर्स, राइट। तो डिवीज लैब बिल्कुल वैसा ही हमारे ख्याल से बहुत सालों से वैसा स्टॉक रहा है। टिपिकली कैपेक्स साइकिल में इंडिया में पैसा कमाना मुश्किल होता है, क्योंकि मेटल्स माइनिंग, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, ये काफी फ्रॉम अ शेयर प्राइस परस्पेक्टिव पैसा बनाना इन सारे सेक्टर से मुश्किल होता है। मेटल माइनिंग, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट में कोई भी खास प्रमोटर है नहीं जो दमदार कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना के मोटा कैश फ्लो लाके सस्टेनेबल ग्रोथ दिखा सके। सो कैपेक्स की तरफ से हमारे ख्याल से सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका बड़ा कमाने के लिए है टॉप क्वालिटी बैंक्स में निवेश किया जाए, जिनके पास सरप्लस कैपिटल है, जिनके पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो अच्छी लैंडिंग करके आप और मेरे लिए मोटा कमा के देना। इजी चॉइसेस देयर फॉर अस, इजी चॉइसेस देयर फॉर अस हैव बीन हिस्टोरिकली एचडीएफसी बैंक एंड कोटक बैंक। वो हमारे काफी सारे पोर्टफोलियोज का अहम हिस्सा है। हमारे पास एक्सिस बैंक भी है, और अगर हम छोटे लेंडर एसएमई सेक्टर के लेंडिंग के बारे में बात करें तो चोलामंडलम और बजाज फाइनेंस भी हमारे पोर्टफोलियोज का हिस्सा है। तो हमारा जो रवैया रहेगा इस मुद्दे पे, कैपेक्स को खेला जाए टॉप क्वालिटी लेंडर्स के माध्यम से, रादर दैन गोइंग एंड बाइंग द स्पेसिफिक कैपेक्स प्ले इटसेल्फ। और मॉर्गन स्टैनली के रिदम देसाई का कहना है कि लंबी अवधि में बाजार में अच्छा रिटर्न मिलेगा। उनके मुताबिक कंपनियों के कर्ज में काफी कमी आई है, जिससे आगे बेहतर नतीजे आएंगे। It's all about time frame. Okay, so when I invest as an individual investor, away from my job as advising to institutional investors, I have a very long time frame. So for me, it's only about price. Okay, because everything else will sort itself out in time. So the only thing I wait for is a price, and when the price comes to me, I'm a buyer. At all other times, I just wait and watch. Okay. Now, institutional investors cannot function that way, they have because compulsions, they have to do benchmarks, weekly, monthly, quarterly returns. Okay, so they have to be in this market cycle business. As an individual investor, and for those individual investors watching this program, they don't have to be in this market cycle business. It's a very tough business to be in. The smartest investors out there struggle with it. Okay, the best thing is focus on the price. You have identified a good business with good people, well run, reasonable moat. When the price comes your way, just buy it. The price will only come your way when things are bad. When the good news and good price, they say, never comes together. Exactly, when things are bad. And when things are bad, and this is what I said at a recent forum, the only thing you need for successful investing is not good intelligence. Courage. You only need a stomach. It's here, it's in the gut. Yes. It's where Ayurveda lies. Ayurveda is totally focused on the gut. It's the health of the gut that determines the health of the body, not the health of the brain or the heart. It's the other way around. It's the health of the gut. And likewise in the market, it's your gut that will determine your success, not your head. It doesn't require too much IQ to win in the markets. It requires a lot of guts. Time and patience are also important. That comes from a strong gut. Exactly. So if you are able to sit through a downturn and not do anything wrong, not do anything in a panic, you'll be okay.
corporate India has gone through a phenomenal deleveraging in the last 4-5 years. Okay, we're sitting at the throes of a major loan boom. Loan boom requires two things. Okay, a lot of people think low interest rates, but no, low interest rates is not what requires a loan boom. A loan boom requires optimistic growth and space on Animal the spirits. and space on the balance sheet. We have both. Yes. We have an optimistic growth outlook, and the balance sheet is very light. Banks' balance sheet light, corporate balance sheets are light, so it is set up for a loan Even boom. retail balance sheets. Yeah. I mean, the NPA. It's problem well, is retail behind is us. not as light as it was, say 5-7 years ago, but it is overall very light, 18%. That's household debt to GDP. Okay, combined corporate and household debt is 64% of GDP. The whole world, large countries all sit in big three-digit numbers. Okay, so we have a long way to go. This is going to unfold, and on top of this, we have this unique digital experience experiment going on in the country. Okay, people underestimate how Aadhaar has actually The worked. jam trinity, as we call it. Yeah, well, now it's no longer jam trinity, because on the eKYC, on top of the e-sign, on the digital locker, on UPI, we have built now the health stack, we built the e-commerce stack, we built the account aggregator stack. These are phenomenal innovations. The account aggregator stack has the potential to create a loan boom of the type that we cannot even imagine today. So yeah, you said good old financials, but actually I will say good new financials. They're about to deliver strong growth that they have not done. People do not realize that the last decade was a virtual write-off of financials. Only a few select banks, could deliver growth. Most of the banks actually had no growth or negative growth. But that was for corporate banks. Retail banks did rather well. Well, you distinguish between retail and corporate. Everybody does everything, and except for 2 or 3 banks, everyone struggled. Now you'll see broad-based, I think, performance from the banking sector. So I think there's a loan boom coming. Okay. The other area is capex, as I said. So I think industrials will do very well, and that is a space which people should watch out for. A lot of small industrial companies that deliver capital goods solutions, that actually deliver capex, that are engaged in construction activity, that are engaged in building factories, I think are going to do very well. I would add real estate to that as well, because I think real estate is technically financials, but it will participate in this. The underlying theme here, Nikunj, is pent-up demand. You see, in a lot of sectors, we have had no demand in the last 10 years. Cars, we are selling the same amount of cars as we sold in 2012. 10 years gone. Okay, this market has not grown. And affordability has increased. Housing. Okay, we have not seen major housing sales in the last, exclude the last 4 quarters. Prior to that, there was nothing. There's so much of pent-up demand. So that's the second theme. So a lot of pent-up demand. So residential housing, autos, auto parts. Okay, and the third is the transformation that's happening in the economy. So let me explain this to you. So bear with me for a couple of minutes. We're a $3.5 trillion economy. Yes. $2,200 per capita income. Typically, half of that income is spent on basic stuff. Okay. Food to be a large part. So food is Food and large rent. part. Shelter, basic shelter and clothing. Kapda, roti, makan. Yes. This is 50% of our consumption Maybe more basket. actually, if I add up inflation now. No, well, I'm saying on a real basis. Okay. It doesn't include people like you and me. You and me don't make up the economy. Of the remaining 50, about half of it is saved. Okay, actually about 40% is saved, and the rest of it, which is about $500-600, is available to do other things. Other things include what? Sending my kids to school, taking a bus to work, going on a vacation, painting my house, buying a television, buying an air conditioner, buying a jahan pe jo hai. Okay. In your Now, case, it was gym. 3.5 trillion goes to 4 trillion. Okay, so that is a 15% growth. Now, on the face of it, it doesn't look like a big growth. But what happens is that the per capita income goes up by $300. Okay, now roti, kapda, makan is going to be the same. Yes. You can't spend more on that. You're saving about 20%. The remaining $250 adds on to the $500. What's that?
दैट्स अ 50% ग्रोथ। The base तो is जीडीपी 50% 15% जाता है, लेकिन जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन बास्केट है वो 50% ग्रो होता है। This is the binge spending which we are talking about. So which this is coming the back in third economy. theme. Now, what is this being spent on? Depending on where you are in the pyramid, you may be sending your kids to school because now you're able to, because roti kapda makan ho gaya, or you are upgrading your home, Insurance. or yeah, you're buying insurance, medical and life, or you are doing travel and leisure, or you're going to the theater to watch a movie. All these in India are discretionary spends.